दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चाचा भतीजा और कंकालों का जोड़ा। ये चाचा भतीजा की जादू एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। चाचा भतीजा और कंकालों का जोड़ा। डायमंड टाइम्स। केंद्रीय पुरातत्व विभाग से एक प्राचीन संदूक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया है। इस संदूक में मानव कंकालों का जोड़ा रखा हुआ था। विश्वास किया जाता कि ये कंकाल 6 शताब्दी पूर्व के थे। आश्चर्य, खुदाई से मिले मानव कंकाल कैसे गायब हो सकते हैं? इस मामले में खामखा सिर न खपाओ भतीजे, स्कूल जाओ। परसों से 2 महीने की छुट्टी आरंभ हो जाएगी, तब ऐसे किसी समाचार को अपने मस्तिष्क में स्थान देना। जो आज्ञा चाचा जी। भतीजे ने मुस्कुराकर कहा और स्कूल चला गया। चाचा जी ने इस समाचार को कोई विशेष महत्व नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह, अरे नहीं, गायब हुए कंकालों ने 2 व्यक्तियों की जान ली। तीसरे दिन तो और भी धमाका धमाका खेज खबर छपी। कंकालों के जोड़े ने फिर 2 जाने ली। इस बार पुरातत्व विभाग की टोली के लीडर दयाल चंद्र खोसला जन्नत महल के कक्ष में लगे। अपने बिस्तर से 200 गज दूर तक गलियार में मर्त पाए गए और पहरे पर तैनात स्थानीय पुलिस के 2 सशस्त्र पुलिसकर्मी गायब हो गए। उनकी राइफलें महल में एक ऐसे कक्ष में पड़ी मिली जिसे हमेशा बंद रखा जाता था, परंतु उस कक्ष के बंद दरवाजों पर पड़ा ताला जो का तो बंद था। शायद मेरी वह धारणा गलत साबित हो रही है कि यह किन्हीं मामूली चोरों का काम है। और इससे पहले कि चाचा जी इस विषय में भी कुछ और सोच विचार कर पाते, सेसाई नौकर ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड लाकर दिया। चाचा जी, यह साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। ओह, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के चीफ जीवन सिंह चौहान स्वयं पधारे हैं। मेरे बचपन के साथी हैं, निश्चय ही वही कंकालों के जोड़े वाला मामला होगा। लेकिन ड्राइंग रूम में जाने से पहले उन्होंने भतीजों को जगह देना उचित समझा। भतीजे उठो। माना कि आज से 2 महीने का ग्रीष्म अवकाश आरंभ हो गया है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि यह 2 महीने तुम चैन से सोकर ही बिता दो। ओह चाचा जी, देर तक सोने का आनंद किस्मत से कभी कभी तो मिलता है, लेकिन आप वह आनंद भी नहीं उठाने देते। जब जीवन का कोई रोमांचक अनुभव प्राप्त करने का अवसर खुद अपने पैर पर चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आए, तो उसे कोई मूर्ख ही खोना चाहेगा भतीजे। और चाचा जी ड्राइंग रूम में पहुंच गए, जहां उन्होंने केंद्रीय पुरातत्व विभाग के वयोवृद्ध चीफ जीवन सिंह चौहान को बीमार से नजर आते एक अन्य युवक के साथ परेशान हालत में बैठा पाया। धन्य भाग मेरे जो आपके दर्शन हुए चौहान साहब। कहावत है ना, संकट में ही अच्छे मित्रों की पहचान होती है। इनसे मिलिए। पुरातत्व विभाग में एक जूनियर अफसर है, सुभाष घोष। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार सुभाष जी। यूं आपके चेहरे से लगता कि या तो आप बीमार है या फिर खैर आप लोग बैठिए। और चौहान साहब, बताइए कि ये वह कैसा संकट है जिसके कारण मित्र की याद आई? आपने समाचार पत्रों में कंकालों के जोड़े वाला किस्सा तो पढ़ा ही होगा, बस वही मामला है। और यह नवयुवक सुभाष घोष जन्नत महल में जाने वाली पुरातत्व विभाग की टोली के लीडर दयाल चंद्र खोसला के सहायक थे। ओ, वह हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वह सनसनीखेज ही नहीं, हृदय विदारक भी था। मुझे आराम से बताइए। तब से जब से जन्नत महल में आपने, हाँ, यह किस्सा तब से सुनाऊंगा, तभी आप किसी ठोस निर्णय पर पहुंच सकेंगे। और सुभाष की नजरें अपने मस्तिष्क स्मृति कोश में अंकित घटनाओं को ढूंढने लगी और फिर उन्हें बताने के लिए सुनने में शिथिल हो गई। लगभग 6 शताब्दी पूर्व सल्तनतगढ़ नामक उस पहाड़ी प्रदेश पर बादशाह अजमेर खान की हुकूमत थी। बादशाह अजमेर खान एक विलास प्रिय बादशाह था, जिसने अपनी बादशाहत के दौरान कई अभूतपूर्व व आलीशान महल और किले बनवाए थे। लेकिन बादशाह अजमेर खान ने अपनी पहाड़ी प्रदेश के एक सबसे मनोरम सुलेमानी घाटी के सबसे ऊंचे शिखर पर अपने आमोद प्रमोद के लिए जो सुदृढ़ किला बनवाया था, उसका नाम जन्नत महल था। और वह अन्य सभी इमारतों से अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और आलीशान है। कुछ ही समय बाद बादशाह अजमेर खान द्वारा बनवाए गए एक अन्य महल, जिसे एक हिंदू राजा ने आक्रमण के दौरान तहस नहस करके धूल में मिला दिया था, जो उसमें खंडरों की खुदाई के दौरान भारतीय पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों को कुछ ऐसे प्राचीन शिलालेख मिले थे जिसके अनुसार जन्नत महल के कुछ विशेष भागों में
अपने जमाने की संस्कृति से संबंधित काल पात्र दवाए थे। किसी प्राचीन खजाने का भी जिक्र था खुदाई से मिले उन प्राचीन ताम्र पत्रों में। और अब उन्हीं ताम्र पत्रों के अनुसार जन्नत महल के दीवाने हाल के समीप वाले विशाल आंगन में भारतीय पुरातत्व विभाग के 2 विशेषज्ञों की निगरानी में खुदाई का कार्य हो रहा था। खुदाई करने वाले मजदूर भी पुरातत्व विभाग के वेतनभोगी कर्मचारी थे, जिन्हें इस प्रकार की खुदाई के कार्यों का विशेष अनुभव था। देखो ध्यान से, काले पत्थर की शिला पर चोट न लगे, इसे हर हाल में साबुती बाहर निकालना है। पुरातत्व विभाग के उन दोनों विशेषज्ञों में जो अध्ययनावस्था का था, उसका नाम दयाल चंद्र खोसला था। यह एक सीनियर अफसर था तथा दूसरा व्यक्ति खुराना का असिस्टेंट सुभाष घोष। शीघ्र ही जब मजदूरों ने उस ताबूत जैसे आयताकार काले पत्थर के इर्द गिर्द से मिट्टी व पत्थर हटा दिए, तब खुराना व घोष ने ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण किया। यह खोखला है, शायद ताबूत ही हो, कोई संदूक भी हो सकता है जिसमें काल पत्थर रखे हों। फिर बाहर उठाने वाली चरखी की सहायता से मजदूरों ने सावधानीपूर्वक बड़े यत्न से काले पत्थर की बनी वह ताबूत नुमा शिला गड्ढे से बाहर निकालकर समतल भूमि पर रख दी। यह खोखली शिला है, इसलिए पहले खूब अच्छी प्रकार से धो पोंछ कर साफ करो, ताकि यदि इसमें कोई जोड़ इत्यादि हो तो वह स्पष्ट नजर आ जाए। और फिर सभी मजदूर उस काले पत्थर को पानी से धोते हुए खूब रगड़ रगड़ कर चमकाने लगे। कृष्ण और बालकराम, तुम दोनों बक्से के ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर से भी अच्छी प्रकार चमका दो। बहुत अच्छा साहब। मगर तभी न जाने कहां से एकदम असाधारण आकार की 2 चीलें प्रकट हुई और कमान से छूटे तीर के समान बड़ी तेज से हवा में गोता मारती हुई नीचे आई और आई आई। दोनों चीलों ने बड़े भयानक ढंग से काले पत्थर पर बैठे दोनों मजदूरों पर अपनी चोंचों तथा पंजों से आक्रमण कर दिया। फिर दोनों चीलें एक पल के लिए भी ठहरे बिना दोनों मजदूरों को बुरी तरह जख्मी करती हुई तीर की तरह वापस ऊपर चली गई। आई! यह एक ऐसी विचित्र व अनहोनी घटना थी जिसने उन सभी लोगों को एकाक आतंकित करके रख दिया। आश्चर्य सर, अकारणीय मनुष्यों पर आक्रमण करने का साहस कैसे हो गया इन चीलों का? मैंने तो आज से पहले इतनी बड़ी चीलें देखी तक नहीं थी। दूसरे मजदूरों ने झटपट दोनों मजदूरों को उठाया और उन्हें महल के बरामदे में पहुंचाया। लेकिन यह सब बाद में सोचा समझा जाएगा, फिलहाल उन दोनों का उपचार शुरू करवाओ। उफ, देखिए तो एक ही झपट्टे में किस कदर जख्मी कर गई है इन्हें। एक मजदूर दौड़कर फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाया और मैं खोसला साहब के साथ दोनों मजदूरों के उपचार में लग गया। दोनों के सिर पर एक एक गहरा जख्म है, जो कि निश्चित रूप से उन दुष्ट चीलों ने अपनी चोंच गड़ाकर बनाए हैं। और दोनों की गर्दनों तथा कनपट्टियों पर बनी यह गहरी गहरी खरोंचें चीलों के नुकीले पंजों से बनी है, इसलिए एंटीसेप्टिक इंजेक्शन तो इन्हें दे ही देना चाहिए। हाँ, अवश्य देना चाहिए। प्राथमिक उपचार के बाद मैं इन्हें फौरन ही हॉस्पिटल भिजवा देता हूँ, क्योंकि मुझे डर है इन चीलों की चोंच व पंजे कहीं विष से प्रभावित न हो, चूंकि जहरीले सर्प इन चीलों का आहार होते हैं, जिन्हें अपने इन्हीं पंजों में दबाकर चोंच से उठाकर कुतर कुतर कर खाती हैं। खोसला साहब ने उन मजदूरों को तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सड़क मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि अपने विशेष हेलीकॉप्टर में ही उन्हें वहां से विदा किया। सड़क मार्ग से वह मजदूर 10-12 घंटों में शहर पहुंच पाते और ईश्वर न करे चीलों के द्वारा बनाए गए वह जख्म यदि जहरीले हुए तो वह किसी सूरत में हॉस्पिटल तक जीवित न पहुंच पाते। अब मुझे संतोष है कि हेलीकॉप्टर उन्हें आधे घंटे में शहर के बड़े हॉस्पिटल में पहुंचा देगा। तभी सर, वह देखे वही बड़ी बड़ी चीलें महल के बुर्ज पर। ओह बाकीलाल, मेरे सामान में से फौरन राइफल निकाल लाओ। लेकिन जब तक बाकीलाल मेरी शक्तिशाली टेलीस्कोप लगी एयर राइफल लेकर लौटा, वह दोनों चीलें महल के बुर्ज से उड़कर आकाश में बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। शायद वह फिर लौटे, इसलिए तुम राइफल लिए तैयार रहो और तुम सब संदूक को जल्दी जल्दी दो पहुंच डालो। पता नहीं क्यों भीतर से मेरा दिल कह रहा है जैसे ये दोनों चीलें यहाँ इस काले पत्थर के कारण आई हैं। मजदूरों ने पत्थर पर चढ़कर उसे धोने चमकाने का काम आरंभ कर दिया,
लेकिन अभी काले पत्थर की सफाई का कार्य आरंभ हुए चंद लम्हे ही बीते थे कि अचानक दोनों मजदूरों ने उन चीलों को अपनी ओर झपटती आते देखा। भागो सर, चीलें आ रही हैं। चीख के साथ ही दोनों मजदूर पत्थर से नीचे कूद गए। उन दोनों मजदूरों को काले पत्थर से नीचे कूदते देखकर चीलों ने उन दोनों मजदूरों पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया। तभी वापस लौटती चीलों पर मैंने कई फायर किए, धोए धोए। और एक नहीं, कई फायर किए मैंने। मैं का चूक निशानेबाज हूं। फिर उस समय तो मेरे हाथ में टेलीस्कोपिक राइफल थी, जिस पर अपना निशाना चूकने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह संभव है। क्या संभव है घोष? सर, मैंने उन चीलों को टेलीस्कोप के क्रॉस वायर के बीच बिल्कुल साफ साफ देखा था। मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरा निशाना नहीं चूका था। लेकिन चीलें तो उड़ गई, उन्हें गोली नहीं लगी। यही तो वह बात है जो मेरा दिमाग खराब कर रही है, क्योंकि मैंने टेलीस्कोप में बिल्कुल साफ साफ देखा है उन्हें। लेकिन आश्चर्य है, अचूक निशाने के बाद भी वह बुलेट चीलों को नहीं लगे। आखिर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब खोसला के पास तो क्या, किसी के पास भी नहीं था। बस हो चुकी सफाई। यह निशान साफ नजर आ रहा है कि ऊपर की यह शिला नीचे वाले पत्थर के ऊपर ढक्कन के समान रखी है। इसे सावधानी पूर्वक उठाओ। खोसला साहब ने मेरी उलझन पर से ध्यान हटाकर काले पत्थर पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। मजदूर पत्थर हटाने लगे और जैसे ही पत्थर हटा मजदूरों के मुख से चीखें निकल गई। ओह कंकाल! एक दूसरे के ऊपर लेटे दो कंकाल। तभी सर, चीले! वह देखे फिर उसी बुर्ज पर। अब नहीं छोड़ूंगा इन्हें। मैंने बहुत ही ध्यान से टेलीस्कोप के क्रॉस वायर के बीचों बीच एक चील को देख फायर किया। आश्चर्य! बुलेट चील को ऐसे चीर गई मानो वह सचमुच की चील न होकर चीलों की परछाई मात्र हो। धोए धोए। लेकिन इस बार आश्चर्य में डूबी मेरी आवाज में हल्का सा कंपन था। परंतु उन चीलों ने इस बार आक्रमण करने के लिए उड़ाने नहीं भरी। शांत बैठे, शांत। लेकिन ऐसा लग रहा था मैंने मानो वह टकटकी लगाकर काले पत्थर के उस ताबूत में कंकालों की तरफ देख रही थी। पता नहीं ऐसी क्या बात थी जिसने जिसने मेरे अंदर बह की एक ठंडी सी सिरन पैदा कर दी थी, जिसके एहसास से मेरा जिस्म रह रहकर कांप सा उठता था। वह चीले साधारण नहीं है सर, उनमें ऐसी कोई विशेष बात जरूर है जो हम सबके दिलो दिमाग पर बह की शक्ल में हावी होती जा रही है। हाँ, तुम्हारी इस धारणा से मुझे भी इत्तेफाक हो रहा है सुभाष बेटे। इन चीलों का संबंध इन कंकालों से लगता है। यदि हम इन कंकालों का अनादर न करें तो वह चीलें हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगी। परंतु हमने इन कंकालों को अब से पहले ऐसा कौन सा अपमान किया था जो चीलों ने हम पर आक्रमण किया? अच्छा ध्यान करो, जब इन चीलों ने प्रथम आक्रमण किया उस समय वह दोनों मजदूर इस काले पत्थर के ऊपर चढ़े हुए थे। लेकिन जब दूसरी बारी यह चीलें आक्रमण के लिए झपटी थी तो आक्रमण किए बिना ही चली गई थी। चूंकि उनके आक्रमण से पूर्व ही काले पत्थर पर से बैठे दोनों मजदूर नीचे कूद गए थे। हालांकि खोसला साहब का यह तर्क उस समय मुझे भले ही जचा नहीं था, लेकिन आगे चलकर यह बात सत्य ही साबित हुई थी। देखो, न तो इन कंकालों को क्षति पहुंचे और न ही इनका अनादर हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक इन्हें संदूक से में से बाहर निकालो और महल में अंदर ले चलो। महल का एक बड़ा हॉल तथा दो कमरे हमारे अधिकार में थे। बड़ा हॉल मजदूरों के लिए था, एक कमरा हम दोनों अफसरों के लिए तथा दूसरे कमरे में हमारा सारा सामान भरा हुआ था। लेकिन काले पत्थर के उस संदूक तथा संदूक में से निकले कंकालों के लिए खोसला साहब ने महल के सिक्योरिटी चीफ को बुलाकर एक अलग कमरा मांगा तथा उसकी सफाई करवाई और उस काले पत्थर के संदूक से दोनों पूर्ण सुरक्षा व सावधानी से उस कक्ष में रखवाकर बाहर से एक ताला लगवा दिया। महल के दो सशस्त्र गार्ड उस कक्ष के द्वार पर तैनात कर दिए ताकि हर्षण व दोनों कंकाल उनके निगाहों में रहे। तत्पश्चात रसोई ने खाना बनाया, लेकिन उस रात किसी ने भी खाना न खाया गया और उसके बाद कोई सो भी न सका। सबकी आंखों ही आंखों में रात बीतने लगी। लेकिन अर्धरात्रि के बाद न जाने कब किस क्षण सबकी आंखें स्वतः ही मुंद गई। बड़े हॉल में सभी मजदूर तथा उस कक्ष में हम दोनों ऑफिसर गहरी नींद के आगोश में समा गए और जब आंख खुली तो भोर हो चुकी थी। घोर! अरे आश्चर्य! आधी रात तक तो आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। फिर कैसे सो गए हम? तभी साहब, साहब! हैं, क्या हुआ?
निश्चय कोई अनहोनी घटना। साहब, वह दोनों कंकाल गायब हो गए। ओ नहीं सुभाष, आओ जल्दी। हम दोनों वहां पहुंचे तो दोनों देखा कक्ष का ताला खुला हुआ था। कक्ष पर तैनात महल के दोनों सुरक्षा गार्ड बेहोश पड़े हैं और दोनों कंकाल गायब हैं। यह कैसे हो गया सर? रामस्वरूप, फौरन महल के सिक्योरिटी चीफ को इस घटना की सूचना दो। सुभाष, तुम देखो, क्या इन दोनों गार्डों को होश में लाया जा सकता है? मैं चौहान साहब को इस हादसे की खबर देने के लिए ट्रंक कॉल लगाता हूँ। लेकिन खोसला साहब के जाते मेरे कुछ किए बिना दोनों गार्ड होश में आकर हड़बड़ाकर उठ बैठे। वे भयभीत थे। नहीं साहब, हम यहाँ ड्यूटी नहीं देंगे। अपनी जान किसी पैरी नहीं होती। क्यों, क्या हुआ था यहाँ? तुम सो कैसे गए थे? हम सोए नहीं थे साहब, लेकिन हम उन कंकालों की ओर पीट किए खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक हमारे होश उड़ गए। कंकालों के हाथ हमारी गर्दनों पर लोहे के शिकंजों की तरह कस गए थे। हमारा दम घुटने लगा था। चाहकर भी हम चीख नहीं पा रहे थे। मेरी बेल्ट में फंसी चाबी कंकाल ने निकाल ली और हम दोनों को अपने शिकंजे से मुक्त कर दिया। मगर उनके शिकंजे से निकलने से पूर्व ही हम बेहोश हो चुके थे। फिर हमें नहीं पता क्या और कैसे हुआ। कुछ ही देर बाद खोसला साहब चौहान साहब केंद्रीय पुरातत्व विभाग के चीफ को ट्रंक कॉल द्वारा हादसे की सूचना देकर वे उनके परामर्श के द्वारा स्थानीय पुलिस को भी मामले से अवगत कराकर महल के सिक्योरिटी चीफ रतन सिंह यादव को साथ लिए लौट गए। यादव साहब, अपने सभी गार्डों से कहो वह महल का ही नहीं बल्कि पूरे किले का चपा चपा छान मारे, क्योंकि उन कंकालों का मिलना अत्यंत आवश्यक है। और जब शाम हो गई तब मेरा व्यक्तिगत परामर्श तो यह है खोसला साहब कि आप अपनी पूरी टोली से किले से निकलकर नीचे घाटी के फॉरेस्ट बंगले में पहुंच जाए। अभी हमारा बहुत काम बाकी है। उन कंकालों को ढूंढना आवश्यक है और यह काम आपका तथा महल के सुरक्षा दल का है। तो ठीक है, कल सुबह से उन कंकालों को ढूंढने का कार्यक्रम फिर से आरंभ किया जाएगा। इसके लिए मैं अपने जवानों के साथ अब महल में डेरा डाल लेता हूँ। चूंकि कंकालों की खोज के साथ आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम पुलिस वालों की ही है। और फिर पुलिस पार्टी ने किले में ही महल के बिल्कुल सामने अपने तंबू तान लिए। सर, क्या इस पूरे हादसे को प्रेत लीला समझा जा सकता है? इसके साथ ही रात हो चली थी, परंतु उस रात भी हम लोगों से ढंग से खाना न खाया गया और यूं ही अपने बिस्तरों पर जा लेटे। भूत प्रेतों के मामले में मेरा कोई निजी अनुभव नहीं है सुभाष बेटे, और सुनी सुनाई बातों के आधार पर कोई धारणा बना लेना हम जैसे बुद्धिजीवियों को शोभा नहीं देता। और शायद वह रात भी इसी प्रकार की बातों में बीत गई होती यदि सहसा ही आधी रात के बाद मजदूरों वाले हॉल की ओर से चीख पुकार न सुनाई दी होती। बचाओ, भूत भूतनी, कंकालों का जोड़ा। सुभाष, आओ देखे क्या माजरा है। और कमरे से बाहर निकलते ही हमने जो नज़ारा देखा वह बड़े से बड़े दिल गुर्दे वाले व्यक्ति के भी होश उड़ा देने तथा आतंकित कर देने वाला था। वही कंकालों की जोड़ी। लेकिन यह क्या, हमारे दोनों मजदूर उनके पीछे क्यों जा रहे हैं? तभी एक और चमत्कार हुआ। अंधकार में पहुंचते दोनों कंकाल पूर्णतः सजीव मानव जिस्मों में बदल गए। उनमें एक पुरुष था और दूसरा स्त्री। स्त्री का लिबास प्राचीन समय की रानियों जैसा था और पुरुष पूर्णतः सैनिक लिबास में था। यह क्या है? वह सचमुच या मनुष्य बन गए? हाँ, एक पुरुष और एक स्त्री। स्त्री शायद रानी है और पुरुष मध्य दर्जे का कोई सैनिक अफसर है। तभी पुलिस अफसर की गरजदार आवाज गूंजी। हॉल्ट, रुक जाओ, वरना गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। मूर्ख मानव, हमारा इरादा किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का नहीं है। हम सिर्फ अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण करना चाहते हैं। यदि इस कार्य में बाधक बनोगे तो जो भी हानि होगी उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। लेकिन वह पुलिस इंस्पेक्टर सचमुच बेहद दबंग और गजब का दुस्साहसी था। बकवास, तुम यह भूत प्रेत का ड्रामा करके मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अपने स्थान पर रुक जाओ, इसी में भलाई है, वरना मैं सचमुच गोली चला दूंगा। गन ताने वह इंस्पेक्टर तेजी से उनकी ओर दौड़ा। तभी वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मूर्ख मनुष्य, अब तुम हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करने का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक वह सैनिक रानी का हाथ हवा में थामे हुए हवा में ऊपर उठा। उसके साथ ही पीछे पीछे चलते दोनों मजदूरों के जिस्म भी एक झटके से इस प्रकार उठे मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हवा में
ऊपर खींच रही हो। और क्षण भर में दोनों मजदूर महल के आंगन में बिछे संगमरमर के पथरीले फर्श पर आ गिरे। नहीं, धप धप, और फर्श पर गिरते ही उनके जीवन लीला समाप्त होगी। चूंकि कठोर फर्श से टकराने के कारण उनके शीत चकनाचूर हो गए थे। मूर्ख मनुष्य, देख लिया अपनी मूर्खता का परिणाम। चलिए रानी साहिबा, आज का मुहूर्त शायद अच्छा नहीं था, लेकिन यदि हमने उसके हुक्म का पालन नहीं किया तो वह हमें कष्ट पहुंचाएगा। वह हमारी व्यवस्था समझता है रानी साहिबा, और फिर आवश्यक नहीं कि हम आज असफल हो गए हैं तो कल हमें सफलता नहीं मिलेगी, अर्थात हम कल कोशिश करेंगे। भोर होते वहां पुलिस सुपरिटेंडेंट भारी पुलिस फोर्स सहित हेलीकॉप्टर द्वारा किले में पहुंच गए। उनके साथ प्रेस रिपोर्टरों की भीड़ भी थी। उस दिन फिर कंकालों की ढूंढ मची। साथ ही मैंने खोसला साहब को उस दिन अत्यधिक परेशान और दुखी महसूस किया। सर, क्या बात है, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं आप? लगता कोई ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर आपको कचोट रही है। हाँ सुभाष, है एक ऐसी बात है। बस आज की रात की प्रतीक्षा करो। यदि यह रात सकुशल बीत गई तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। आपकी यह बातें बड़ी विचित्र व उलझनपूर्ण है। मैं इनका मतलब नहीं समझ पा रहा, लेकिन खोसला साहब ने मेरे काफी जिद करने व जोर देने पर भी मुझे कुछ न बताया। दोस्तों, ये बड़ी कॉमिक्स है, तो मैं इसका यहाँ पे पार्ट 1 कर रहा हूँ, और इसका पार्ट 2 आपको कल मिलेगा ठीक 2 बजे। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में कल 2 बजे चाचा भतीजा के फोल्डर में, प्ले लिस्ट में।